जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ और आज का जो टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी जस्ट जो परीक्षा हुई है उसमें इस टॉपिक से एक सवाल भी पूछा गया है और पूछा गया है सवाल कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात आज हम लोगों का जो टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरिमेयता को सिद्ध करना। अर्थात संख्याएं अपरिमेय हैं, इसको सिद्ध करना आज हम लोग सीखेंगे। तो ये टॉपिक इस चैप्टर से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्याएं होती क्या है। तो हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, लेकिन फिर एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, रिवीजन के तौर पर हम लोग पढ़ लेते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इररेशनल नंबर्स क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो जिन संख्याओं को हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां a और b पूर्णांक हो और b नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। तो अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जिनको हम a/b के रूप में न लिख सकें, जहां a और b पूर्णांक हो और b नॉट इक्वल टू 0 हो, उस तरह के संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनको a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b पूर्णांक हो और b नॉट इक्वल टू 0 हो, उस तरह की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपरिमेयता को सिद्ध करना, उस चीज को पढ़ने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम हम लोग समझ लेते हैं, जो कि उस अपरिमेयता को सिद्ध करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो एक हम लोग प्रमेय पढ़ते हैं और उस प्रमेय का प्रूफ हमको नहीं पढ़ना है, तो एक हम लोग प्रमेय पढ़ लेते हैं, थ्योरम। थ्योरम क्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या हो, p एक अभाज्य संख्या हो, p एक अभाज्य संख्या हो, यह थ्योरम क्या कह रहा है कि यदि p एक अभाज्य संख्या हो, p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रमेय है और ये प्रमेय आपको जानना बेहद जरूरी है। क्या है प्रमेय, क्या है, थ्योरम क्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है और p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है, इसको और भी लिख सकते हैं, p a स्क्वायर का गुणनखंड है। दूसरी भाषा में हम लिख सकते हैं, बल्कि दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, गुणनखंड है। यदि p a स्क्वायर का गुणनखंड है तो इस बात को हम लिख सकते हैं, p a का भी गुणनखंड होगा, p a का भी गुणनखंड होगा। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम का उपयोग हम लोग करेंगे अपरिमेयता को सिद्ध करने में। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, अपरिमेयता को सिद्ध करना। आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा अपरिमेयता
को सिद्ध करना, अपरिमेयता को सिद्ध करना। आज हम लोग संख्याएं अपरिमेय हैं, इसको सिद्ध करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सिद्ध करने का मेथड क्या क्या होता है। यहाँ पर हम लोगों को सिद्ध करना है तो किस मेथड द्वारा सिद्ध करेंगे ये हम लोग समझ लेते हैं। तो सिद्ध करने की विधियां क्या क्या होती हैं। सिद्ध करने की विधियां पहले ये समझ लेते हैं। करने की विधियां अर्थात मेथड्स फॉर प्रूविंग ए स्टेटमेंट। हमको किसी कथन को सिद्ध करने की विधियां क्या क्या होती हैं। गणितीय आगमन विधि, उसके बाद होता है निगमन विधि, और तीसरा है विरोधाभास विधि। तो हम लोग 3 विधियों का यूज करेंगे, आगमन विधि, निगमन विधि और विरोधाभास विधि। ये 3 विधियों द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। इंडक्शन मेथड, मैथमेटिकल इंडक्शन और ये डिडक्शन और ये कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये 3 विधि है। किसी कथन को सिद्ध करने की 3 विधि है। गणितीय आगमन विधि, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, निगमन विधि, डिडक्शन मेथड और विरोधाभास विधि, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो अपरिमेयता को सिद्ध करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल करेंगे वो हमारा होगा विरोधाभास विधि अर्थात कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमको जिस स्टेटमेंट को प्रूफ करना होता है, ठीक हम लोग कल्पना करते हैं उसके उल्टे, उसके विपरीत कथन की कल्पना करते हैं और लास्ट में हम यह दिखा देते हैं कि इस कथन का हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो जब इस कथन का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब कि हमने जो माना है, जो कल्पना किया है वह गलत है। तो हमें जो कथन को प्रूफ करना है वो कथन क्या हो जाता है, सिद्ध होता है। तो हम लोग विरोधाभास विधि द्वारा अपरिमेयता को सिद्ध करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से लेकर चलते हैं। तो जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए ये क्वेश्चन है, संख्या है। यह अपरिमेयता पर आधारित एक क्वेश्चन है। हमें सिद्ध करना है कि करणी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो हम मानेंगे, जैसा कि मैं अभी बताया हूं कि अपरिमेयता को सिद्ध करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। और इस मेथड को कैसे यूज करते हैं, तो जो स्टेटमेंट होता है उसका हम निगेशन मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका निगेशन होगा करणी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लोग मानेंगे, माना करणी में 2 एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है, तब इसे a बाई बी के रूप में लिखा जा सकता है, तो जब आपने इसे परिमेय संख्या माना तो इसे हम क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b पूर्णांक हो तथा b नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। हम यह भी मान लेते हैं, साथ ही माना कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। हमने मान लिया है कि a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, अर्थात a बाई b अपने सरलतम रूप में है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b का जो कॉमन फैक्टर है वह क्या होगा, 1 होगा, तो वे सहअभाज्य संख्या होंगी। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो जब आपने मान लिया है कि a और b सहअभाज्य संख्या है, अर्थात a बाई b अपने सरलतम रूप में है, अतः क्या हो जाएगा, √2 बराबर हो जाएगा a बाई b, क्योंकि आपने माना है कि यह परिमेय संख्या है। अब वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये वर्ग किया जाए तो ये रूट हट जाएगा, ये 2 ये भाग में है, गुणा में, बराबर a²। इसको हम 1 मान लेते हैं। यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से ये पता चल रहा है कि 2 जो है a² का गुणनखंड है, 2 a² का गुणनखंड है तथा 2 एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, देखिए यहाँ पर ये 2, ये a² बराबर 2 गुणे b², इसका मतलब a² का 2 गुणनखंड होगा b², तो 2 से हमें मतलब है 2a² का गुणनखंड होगा, 2a² का गुणनखंड होगा, और 2 एक अभाज्य संख्या है, अतः यह 2 a का भी गुणनखंड होगा, अतः 2 a का भी गुणनखंड होगा, 2 a का भी गुणनखंड होगा। जब 2 a का गुणनखंड होगा तब मान लेते हैं, माना a बराबर हम क्या मान लेते हैं, 2 के मान लेते हैं, क्योंकि 2 जो है a का गुणनखंड है। जब 2 a का गुणनखंड है तो a को 2 और किसी अन्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब वह a बराबर 2 के हम समीकरण 1 में रख देते हैं, a बराबर 2 के समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दिया जाए a बराबर 2 के, तो रखा जाए समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b² बराबर a² है, तो 2k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा,
और ये k का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना के 4, तो b स्क्वायर बराबर आ रहा है 2k स्क्वायर। अब यहां से देखिए क्या पता चल रहा है, यहां से ये पता चल रहा है कि 2 जो है b स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड है। 2 b स्क्वायर का गुणनखंड है, गुणनखंड है, अतः 2 b का भी गुणनखंड होगा, 2 b का भी गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। देखिए 2 b स्क्वायर का गुणनखंड होगा और 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो हम लोग प्रमेय पढ़े हैं कि 2 b का भी का होगा, गुणनखंड होगा। यहां आ रहा है कि 2 a का गुणनखंड है, यहां आ रहा है 2 b का गुणनखंड है, अर्थात 2 a और b का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि 2 जो है a और b का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि किस बात का विरोधाभास है भाई, कि a और b सभाज्य संख्या है, कि a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह संख्या है। यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने जो कल्पना किया है वह कल्पना ही क्या है, गलत है, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि ये और b सभाज्य संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह हमारी कल्पना गलत है कि करणी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तब करणी में 2 एक कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। करणी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रूव्ड कर दिया। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और इस बोर्ड एग्जाम में भी एक सवाल पूछा हुआ है, तो कृपया आप बिल्कुल इस तरह के सवालों को आप बिल्कुल दोहरा लीजिए। तो आप चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी तरह का सेम एक सवाल हम लोग लेते हैं। अभी हम लोगों ने सिद्ध किया कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सवाल मैंने चुना। तो इस तरह के आप चाहेंगे तो जितने भी सवाल हैं सब इसी तरह से लगेंगे। जैसे करणी में 2 को जैसे हम लोगों ने सिद्ध किया है, सेम इसी तरह से इसको भी हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। और बाकी सभी
सवालों को आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद एक्सरसाइज में लाएंगे, ताकि आपको इस तरह के सवाल को सिद्ध करना आ जाए। जैसे करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, करणी में 6 एक अपरिमेय संख्या है, करणी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, करणी में 8 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के जितने भी सवाल पूछे जाएंगे आप लगा सके। तो केवल मैं ये सवाल अब बताऊंगा, करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। तो विरोधाभास विधि में हम लोग क्या करेंगे कि इसका उल्टा मानकर चलेंगे। तो माना जाए, माना करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब इसे P by Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ये परिमेय संख्या की क्या है, डिफिनीशन है, क्योंकि करणी में 3 को आपने क्या मान लिया है, परिमेय संख्या मान लिया है। माना P और Q सह अभाज्य संख्या है। माना P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब ये है कि P और Q का जो कॉमन फैक्टर है 1 है, 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। तो हम लोगों ने मान लिया है कि P और Q सह अभाज्य संख्या है। तब चूंकि आपने करणी में 3 को परिमेय संख्या माना है, तो इसे P by Q के रूप में लिखा ही जा सकता है, क्योंकि आपने माना है, कल्पना किया है। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग किया जाए, √3 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर अपन Q का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। यहां से अब देख रहे हैं कि P स्क्वायर बराबर हम लोगों ने लिखा है 3 इंटू Q स्क्वायर। इसका मतलब 3 जो है P स्क्वायर का भी गुणनखंड होगा और Q स्क्वायर भी P स्क्वायर का गुणनखंड होगा। तो मुझे Q स्क्वायर से नहीं मतलब है, मुझे 3 का मतलब है, तो 3P स्क्वायर का गुणनखंड होगा। अतः 3P स्क्वायर का गुणनखंड होगा P ये 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है। तो हम लोग प्रमेय पढ़े हैं कि 3 जो है P का भी गुणनखंड होगा, 3 संख्या है, तब 3P का भी एक गुणनखंड होगा, 3P का भी एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। अतः अब यहां से ये पता चला कि 3P का गुणनखंड होगा, 3P का गुणनखंड है। जैसे मान लीजिए यहां पर ले लिया जाए हम लोग 10 का 2 गुणनखंड है, तो 10 को 2 गुणे 5 लिखा जा सकता है। अर्थात 2 जो है 10 का गुणनखंड है, तो 10 को इसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सेम उसी तरह से
3 p का गुणनखंड है, तो इस p को इस गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो p बराबर 3k के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो p का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। p बराबर 3 के समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो p का मान हम लोग 3 के इस समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3q² बराबर आ जाएगा 3q² p², तो p का मान ये 3k है, 3k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा तितली के 9k², और ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो q² बराबर आ जाएगा 3k²। यहां से ये पता चल रहा है q² को 3 इतना k² लिखा गया है, तो 3 जो है q² का भी क्या होगा, गुणनखंड होगा, और k² भी q² का गुणनखंड होगा। 3 q² का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, तब यह q का भी गुणनखंड होगा, q का भी गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। तो यहां से ये पता चल रहा है, हम लोग प्रमेय पढ़े हैं कि जब 3q² का गुणनखंड होगा और 3 एक अभाज्य संख्या है, तो 3 किसका गुणनखंड होगा, q का भी गुणनखंड होगा, q का भी गुणनखंड होगा। तो यहां से पता चल रहा है कि 3p का गुणनखंड है, और यहां से पता चल रहा है कि 3q का गुणनखंड है। अतः 3p और q दोनों का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। जो 3 आया है वह p और q दोनों का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है कि किस कल्पना के विपरीत है, कि p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है। विपरीत है कि p और q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। इस कल्पना के क्या है, विपरीत है, सअभाज्य संख्याएं हैं। अतः कारण में 3 एक क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, अपरिमेयता को सिद्ध कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो आज हम लोगों ने बेहद 2 इंपॉर्टेंट सवाल लिया। कारण में 2 एक अपरिमेय संख्या है, और कारण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप चाहेंगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह के जो अपरिमेयता का सिद्ध करने से संबंधित क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और आपके परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास होगा कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो कृपया इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।